ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स टॉपिक रहेगा, इसमें माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दो ही इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ लेने हैं। सो द फर्स्ट हेडिंग इज, हाँ बेटा। सब वो जो शीट आपने दी थी उसका डाउट डिस्कशन कब रखोगे? डाउट डिस्कशन अब अलग अलग ही पूछना पड़ेंगे पहले, क्योंकि बहुत बड़ी शीट दिया तो मैंने टुकड़े टुकड़े में, है ना। कितना कर लिया आप लोगों ने इसको? मेरी तो सर हो गई है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो छोड़ के। अच्छा, वेरी बढ़िया है। नंबर्स मेरे को भेज देना उसमें एक बार, है ना, नंबर्स टिक कर लेंगे और क्या। यस सर। लिख लेंगे द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो साइज हमें ऑब्जेक्ट का दिखाई देता है कभी भी रियल साइज नहीं होता है, एज परसीव्ड बाय आवर आई। जैसे आप देखें कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअली बड़े साइज का है, जैसे सन या मून है, तो आप अर्थ से देख रहे हैं तो जो साइज नजर आ रहा है वो एक्चुअल साइज थोड़ी है। तो जो साइज है ऑब्जेक्ट का जो हमारी आई को परसीव होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द एंगल subtended by the object, subtended by the object at our eye। जो एंगल ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है, ध्यान करिए इमेज जो रेटिना पर बनती है वो ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी होती है, रेटिना ही खुद छोटा सा है। तो जो एंगल है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एक्चुअली। जैसे आई लेंस शो किया मैंने और एक ऑब्जेक्ट इसके सामने हम रखते हैं, इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना पर, हम जानते हैं। तो वो जो इमेज बनती है वो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उससे तो बहुत छोटी होती है। क्यों? आप देखना रेटिना ही छोटा सा है, राइट। तो रेटिना इतना छोटा है तो नेचुरल है कि इमेज तो छोटी ही बन रही होगी। तो यहाँ पर जो साइज परसीव होगा एक्चुअली वो किस पर डिपेंड कर जाएगा? वो डिपेंड कर जाएगा इस एंगल पर जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बना रही होती है। और ये जो इमेज एंगल बना रही है वही एंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है। तो सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या कह देते हैं कि विजुअल एंगल पर डिपेंडेंस है। ठीक है, क्या कहा हमने कि जो इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज परसीव हो रहा है वो प्राइमरीली एक्चुअली डिपेंड करता है किस पे? जो एंगल रेटिना पर इमेज बनी है वो बना रही होती है आई लेंस पर। और ये एंगल किसके इक्वल होता है? उस एंगल के जो ऑब्जेक्ट बना रहा है आई लेंस पर। अब मान लो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का यहाँ से u है, ऑब्जेक्ट के साइज को ए बी कह दें, तो एंगल थीटा जो कि हम लगभग टेन थीटा ही लेते रहेंगे यहाँ पे, रेडियन में ऐसा कर सकते हैं आप स्मॉल एंगल्स के लिए, पता है आपको। यानी विजुअल एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई। तो अगर हमें चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई दे, तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें क्या चाहिए? या तो साइज ऑब्जेक्ट का बड़ा हो तो डिस्टेंस छोटा भी चल जाएगा। Therefore, to perceive a large size ऑब्जेक्ट कैसा चाहिए? बड़ा हो और डिस्टेंस कैसा हो? छोटा।
अब जैसे ऑब्जेक्ट का साइज एक्चुअली बहुत छोटा है, तो आप नेचुरली की डिस्टेंस को क्या करना चाहोगे, कम तो करना चाहोगे। अगर सिचुएशन है कि एक्चुअल साइज इज स्मॉल, तो फिर विजुअल एंगल कैसे बढ़ाया जा सकता है। कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप कम करके क्या कर सकते हैं, एंगल्स बढ़ा सकते हैं। बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, नियर पॉइंट की डिस्टेंस, यानी ध्यान है यू की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वो कितनी हो सकती है, 25 सेंटीमीटर, 25 लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के बराबर रख सकते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 25 माननी है, और क्वेश्चन में कुछ और दे रहे हैं तो फिर वो मान लेंगे। ठीक है ना। तो एक्चुअल साइज बहुत छोटा है तो विजुअल एंगल को बड़ा कर सकते हैं किससे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या करके, कम करके। बट इफ इवन आफ्टर दैट we do not get, अभी हम अगर ऐसा भी करने के बाद मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट का साइज अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा तो फिर क्या करोगे, क्या कहते हो। फिर दूसरा ऑप्शन क्या, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करना, क्या कहते हो, इंक्रीज द विजुअल एंगल बाय व्हाट, increasing the object इंक्रीजिंग द size. ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा दे। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके लिए, आई के लिए। अब ऑब्जेक्ट कैसे साइज बढ़ा सकते हो, ऑब्जेक्ट किसके लिए बढ़ाना है अपने को, आई के लिए। आई के लिए। दस क्या कर सकते हैं, वी कैन फॉर्म अ मैग्निफाइड इमेज, बड़ी इमेज बना लेंगे बाय अ लेंस सिस्टम, मैग्निफाइड इमेज बाय अ लेंस सिस्टम which now will act as object for the eye। ठीक है, दो चीजें, आप अगर कोई बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है उसको आप पास ले आओगे, लेकिन कितना पास ले आओगे, डी नियर पॉइंट से तो ज्यादा पास नहीं ला सकते ना। नहीं तो सर। फिर दूसरा ऑप्शन क्या बचा, बड़ा ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट कैसे बड़ा कर दें, तो हमें लॉजिक क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट किसके लिए, आई के लिए। तो अगर हम लेंस लें और उससे मैग्नीफाइड इमेज बनवा लें तो वो मैग्नीफाइड इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी ना। हाँ सर। Yes sir. ठीक है, तो दिस इज डन इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप के केस में क्या करते हैं हम, समझ आ गया। और फिर बात कर लेते हैं सिचुएशन 2। अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट इज लार्ज, ऑब्जेक्ट तो अच्छा खासा बड़ा है, बट द विजुअल एंगल इज स्मॉल बिकॉज ऑफ
it is kept at a very large distance. In such case क्या कर सकते हैं? Visual angle will be increased by forming an Increasing image. distance. Forming an image much close to the eye. Much close to the eye. लेकिन अगर आप इमेज पास बनाओगे तो फिर इमेज छोटी बनेगी. इमेज इज डिमिनिश्ड, लेकिन एंगल तब भी क्या है? विजुअल एंगल बढ़ जाता है. तो कुल मिला के दो सिचुएशंस है, या तो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है लेकिन पास है, या फिर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और दूर है. तो दोनों का कॉमन फंक्शन क्या हुआ? द कॉमन फंक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप is to increase the visual angle. Common function of microscope and telescope is to increase the visual angle. Microscope increases visual angle by forming a magnified image. Magnified image. Telescope increases the visual angle by forming a diminished image. ये तो नुकसान वाली बात है, लेकिन much close to the eye. तो एक में डिस्टेंस कम कर रहे हैं और एक में क्या कर रहे हैं? साइज बढ़ा रहे हैं. तो अब हम ये सोचना चाहेंगे ना कि जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर रहे थे उसके कंपैरिजन में इंस्ट्रूमेंट से जब देख रहे हैं तो एंगल बढ़ गया है, तो कितने टाइम्स बढ़ गया है, राइट? हम इंटरेस्टेड किस में होंगे? इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर हम कंपेयर करना चाहेंगे कि कौन सा ज्यादा अच्छा बुरा, तो क्या कंपेयर करेंगे? कि जब आप इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हो और जब इंस्ट्रूमेंट के ये बीटा और अल्फा विजुअल एंगल्स हो गए. कौन से विजुअल एंगल्स? विद और ये विदाउट. विदाउट क्या मतलब है ना? विजुअल एंगल व्हेन सीन ठीक है, और व्हेन सीन विदाउट. तो शॉर्ट में ही सोच कर चलो, बाद वाला कौन, पहले वाला? पहले वाला मतलब जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो बाद वाला विजुअल एंगल कितने गुना है, कितने टाइम्स है, ये क्या बताएगा? मैग्नीफाइंग पावर. मैग्निफिकेशन क्या था? ध्यान करो, मैग्निफिकेशन क्या था? लीनियर साइज का रेशियो लीनियर मैग्निफिकेशन था. एरियल साइजेस का रेशियो एरियल मैग्निफिकेशन था. ठीक है, लीनियर साइजेस का रेशियो लीनियर मैग्निफिकेशन था, जो कि दो टाइप बताया था, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल. ये क्या है? ये रेशियो किस चीज का? विजुअल एंगल्स का. तो मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर दोनों यूनिट लेस तो हैं, लेकिन क्या ध्यान रखना है? मैग्निफिकेशन अलग और मैग्नीफाइंग पावर अलग. क्लियर है? हो सकता है वो कभी न्यूमेरिकली बराबर हो जाए किसी केस में, तो अलग बात है ना, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं करना, तो न्यूमेरिकली कभी बराबर हो जाए तो बात अलग है.
अब माइक्रोस्कोप में अल्फा कहां से लाएंगे? माइक्रोस्कोप में अल्फा, अल्फा क्या है? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट when seen without the instrument. बिना इंस्ट्रूमेंट के जब आप देख रहे हैं तो विजुअल एंगल को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? अल्फा से। बोलो क्लियर है? अभी वैल्यू देंगे माइक्रोस्कोप में अल्फा कहां से लाएंगे? माइक्रोस्कोप में अल्फा कहां से लाएंगे? आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो है वो तो आपके पास में ही रखा हुआ है, तो उसमें अल्फा कौन सा वाला लोगे? पहले अपनी कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा पास रखें। तो अभी क्या कहा था, ज्यादा से ज्यादा पास कहाँ रख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर के। भाई पहले हम बिना इंस्ट्रूमेंट के बड़े से बड़ा विजुअल एंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो बड़े से बड़ा विजुअल एंगल कब बन जाएगा? जब 25 पर रख देंगे, यानी नियर पॉइंट पर रख देंगे। ठीक है, 25 तभी तक मानना है जब तक कि क्या कुछ ना दे दो, है ना। तो ये हो गया अल्फा, हो गया माइक्रोस्कोप के केस में। अल्फा कैसे डिसाइड करना है इन केस ऑफ माइक्रोस्कोप? कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देना है? लेकिन अगर यही केस टेलीस्कोप का हो तो टेलीस्कोप में आप कहाँ रखोगे? अभी टेलीस्कोप के केस में अल्फा कैसे डिसाइड करोगे? R point. नहीं, आपके बस की नहीं है ना। सोचो इसमें, आपको क्या पता भाई आप ऑब्जेक्ट को पास ला पा रहे हो क्या? नहीं. इसमें अगर अपने बस की होता पास में लाना तो फिर हम टेलीस्कोप ही क्यों यूज करते, राइट? आगे टेलीस्कोप में अल्फा कैसे डिसाइड होगा? तो जो ऑब्जेक्ट है वो टेलीस्कोप से जो एंगल बना रहा होगा वही मान लेंगे, क्योंकि वही आई से बनाएगा, दूर रखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट। तो टेलीस्कोप के केस में अल्फा मजबूरी क्या मानना पड़ेगा? और क्लियर हो जाएगा जब टेलीस्कोप पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना। ये मैं एक जगह इसलिए बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन आगे जाके ना हो, रिवाइज करते टाइम क्लियर रहेगा ये, ठीक है। अब इस पे ज्यादा डिस्कस ना करके मैं लिख के रख देता हूँ, बाद में बात करेंगे, ठीक है। रिवाइज करते टाइम आपको फायदा रहेगा इस चीज का। तो माइक्रोस्कोप कोई सा भी हो, आपको पहले क्या करना है? अल्फा डिसाइड करना, तभी बीटा की बातें करेंगे हम लोग, है ना। तो माइक्रोस्कोप के केस में क्या करना है अपने को? अभी माइक्रोस्कोप नहीं लेना है, पहले अल्फा सोचना है। तो चलिए, टेलीस्कोप तो अभी बाद में आएगा, सबसे पहले हेडिंग है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हम जो पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे फिलहाल। एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा पढ़ लेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप।
सिंपल माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोप के नाम पे एक कॉन्वेक्स लेंस है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम 2 लेंस लेंगे। जो ऑब्जेक्ट की तरफ वाला उसे ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा आई लेंस। तो पहले ले रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। ध्यान करिए माइक्रोस्कोप में विजुअल एंगल बढ़ाने का हमारे पास क्या तरीका था? ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनाना। ध्यान करिए मैग्नीफाइड इमेज कौन सा लेंस बना पाता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? मैग्नीफाइड इमेज कौन बना पाता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ही बना सकता है, कॉन्वेक्स के अलावा नहीं, है ना। तो यानी कि अगर हम ध्यान करें कि सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस ले लें और इससे मेरे को मैग्नीफाइड इमेज बनवानी है और मान लो बड़ी और सीधी इमेज बनवानी हो, मैग्नीफाइड तो बनवानी ही है और सीधी भी बनवानी है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा मैं? फोकस सेम साइड। फोकस और ऑब्जेक्टिव लेंस के पहले पोल रखिए के बीच में। अब इसमें फोकस से ध्यान होगा जितना पास रखोगे, फॉर्मूला ड्राइव करवाया था ना f/x, ध्यान करो। यस सर। तो जितना ये डिस्टेंस x कम होगा, x कहाँ से? फोकस से, उतनी ही बड़ी फोकस से पोल के की मैग्नीफाइड उतनी बनेगी। ही बड़ी इमेज बनेगी, राइट। बीच। हाँ सर। लेकिन एक चीज ध्यान रखते हुए कि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द आई, ये वाला जो डिस्टेंस है ये लेस देन कैपिटल डी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये जो लेस देन है कैपिटल डी होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, आप लेंस ले भी आओ तो भी बड़ा नहीं बनने वाला है, ठीक है ना, बड़ा दिखाई नहीं देने वाला है, बन तो जाएगा। ये एंगल बीटा हो गया। अब इस ऑब्जर्वर को ए डैश बी डैश दिख रहा होगा या ए बी दिख रहा होगा, ये दोनों दिख रहे होंगे? ए डैश बी डैश ए डैश दोनों। बी डैश सर ए डैश बी डैश दिख रहा हूँ। डैश में से देखते हो तो एक ही दिखता है ना संसार, दो संसार। तो एक ही दिखेगा ए डैश बी डैश, लेकिन ये ए डैश बी डैश एंगल तो नहीं बना रहा है ना जो इस डायग्राम में ए बी बना रहा है। यस सर। तो क्या अगर मैं लेंस नहीं लगाता तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं ला सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती अगर ऐसा करता तो वो नियर पॉइंट से पास आ जाता तो फिर कोई फायदा नहीं था ना, धुंधला दिखता फिर वो। धुंधला दिखता। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये कहा है कि डी, ध्यान करो कॉन्वेक्स लेंस नियर पॉइंट को क्या करता है, पास ले आता ना भाई। अगर आप पास अगर ले। ऑब्जेक्ट को पास रख के देखना चाहते हैं तो आपको पावर ज्यादा चाहिए थी, वही वाली बात हो गई ना। तो यहाँ पर दिखेगा तो ए डैश बी डैश, लेकिन ये एंगल तो वही होगा ना जो ये बना रहा है। तो ए डैश, अब मेरे को 10 बीटा लिखना है तो मैं कौन से ट्राइंगल से लिखूं? दोनों ट्राइंगल से लिख कोई सकता हूँ से भी ट्राइंगल से? हाँ सर एंगल तो सेम ही है। सेम ही एंगल तो आएगा। सेम ही है, तो किसी भी ट्राइंगल से लिखो, दिक्कत क्या है ना। यस ये डिस्टेंस v हो गया, तो व्हाट कैन वी राइट, बीटा कितना हो गया? ए डैश बी डैश अपॉन वी लिख सकते हैं, हाँ और ए बी बी अपॉन डैश। यू भी तो लिख सकते हैं। हाँ सर। कैलकुलेशन में तो ला ही सकते हैं ना, देखने वाले को भले वो दिख रहा है लेकिन ये है तो नहीं एंगल जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, तब जब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख रहे हैं, भले दिख कोई और चीज रही है। ठीक है, क्लियर आइडिया। तो ये हो गया बीटा। अब अल्फा ध्यान है, अल्फा क्या था? तो 10 बीटा ये ए बी अपॉन यू हो गया, और 10 अल्फा कितना था, ध्यान करो कहाँ रखा था डिस्टेंस, डी। ये जो लिखा था ये
ठीक है ना। तो टेन अल्फा की जगह क्या यूज करना है अपने को हर बार, ए बी अपॉन डी यूज करना, डी यानी एम का जो रिलेशन हो गया वो हो गया डी अपॉन डी बाई यू। यू हो गया। और अगर मैं ए डैश बी डैश अपॉन वी वाला लिखता तो सेम ही आता। ए डैश बी डैश इमेज है, इमेज साइज है, और ए बी ऑब्जेक्ट साइज है, इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट साइज साइज इनटू डी अपॉन, इनटू डी बाई वी यानी m इक्वल टू स्मॉल m इनटू डी बाई बाय वी, वी। ऐसा भी लिख सकते हैं। यस। क्लियर आइडिया। एक फॉर्मूला u के टर्म्स में हो गया। अच्छा ध्यान करो, हमने ये लिखा था u जो है d से कम नहीं होना चाहिए, d से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप देखो d अपॉन यू आ रहा है ना, कैपिटल M को 1 से ज्यादा चाहिए कि नहीं चाहिए अपने को मैग्नीफाइंग पावर, M ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ज्यादा। ज्यादा चाहिए ना अपने को, तो M 1 से। तो अगर मैंने u जो लिया अगर वो d से कम ले लिया तो क्या होगा, एम तो 1 ज्यादा से आ कम जाएगा। आता है। नहीं, अगर u d से कम ले लिया तो ज्यादा आ जाएगा वो 1 से, लेकिन अगर d से हाँ। ज्यादा ले लिया मैग्निफिकेशन कम हो जाएगा। तो फिर फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं, और d के बराबर भी ले लिया तो भी कोई फायदा नहीं है। नहीं है। तो ये आप इस फॉर्मूला से भी जवाब दे सकते हो इस बात का, और वैसे तो मैंने आपको लॉजिकली बताया एंगल के बेसिस पे। तो ये हो गया। अब आप देखो मैग्नीफाइंग पावर का रिलेशन मैग्निफिकेशन से आ गया ना, ये तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, क्या कहते हैं। नहीं। इफ v इक्वल टू d, दैट इज फाइनल इमेज का बने, तो फिर ऐसी कंडीशन में कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m हो जाएगा ना। यस, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m कब हो सकता है, मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन क्या ये बराबर होती ही है, नहीं होती ही है तो नहीं, लेकिन हो सकती है क्या बराबर। हाँ सर, अगर डी और वी सेम हो जाए तो। अगर फाइनल इमेज कहां पर बने, डी पर, Least मतलब distance डी पर। कि 25 बनेगी, 25 सेंटीमीटर पर बन जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा। मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर के बराबर निकलनी थी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया ना। ठीक है, क्लियर। और देखते हैं इसमें जो u है वो भी नेगेटिव है, v है वो भी नेगेटिव है, ध्यान से सोचो। फॉर्मूला क्या था लेंस के लिए, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है ना, यानी 1/v 1/u को लिखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो अगर मैं ये लिखना चाहूं कि 1/u कितना है तो कितना हो जाएगा, यस 1/v माइनस 1/f हो जाएगा ना। f हाँ तो सर। प्लस है लेकिन v माइनस है, तो अगर v को माइनस लिखूंगा तो फिर माइनस कॉमन लूंगा तो वो माइनस बाहर आ जाएगा।
एक्चुअली अब साइन बार बार लिखने का कोई फायदा तो है नहीं है, या तो ये ऐसा लिख दो कि भाई ये वैल्यू इसके माइनस के बराबर है, लेकिन अब यहाँ पे तो वर्चुअल इमेज ही बनवानी है ना अपने को हर बार। तो अब वो ऐसा तो है नहीं कि कभी आप कॉन्वेक्स लेंस की जगह कॉनकेव लेंस ले आओ, कभी कॉन्वेक्स लेंस में आप रियल इमेज बनवा दो, इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं करने वाले। तो 1/u की जगह क्या लिख सकते हो, 1/v प्लस, 1/v plus 1/f। क्योंकि आप देखो साइन कन्वेंशन का झंझट तब रखा होता है जब बहुत सारी सिचुएशंस को एक ही फॉर्मूला से एक्सप्रेस करना हो। अब यहाँ तो एक ही सिचुएशन है ना, और वो सिचुएशन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस रहेगा और यस इमेज कैसी बनवा रहे होंगे, वर्चुअल ही बनवा रहे होंगे। तो यानी कि हम इसकी जगह ये लिख देते हैं, तो m इक्वल टू डी इंटू 1/v प्लस 1/f। ये आप देखो ये रिलेशन जो है ये किसका किसके साथ, पहला जो रिलेशन आ रहा था इसमें, इस रिलेशन में v और f नहीं आ रहे थे, फिर इस वाले में क्या नहीं आ रहा था, u और f नहीं आ रहे थे। क्लियर हो गया ना। अब अगर मान लीजिए इनमें स्पेशल केसेस या स्पेशल रिजल्ट्स की बात की जाए, तो एक तो ये कि जब फाइनल इमेज का बना दियो, आवाज आ रही क्या,